गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हर्ट में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। और यह क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी राजस्थान CHO और हरियाणा CHO में आने वाले क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेकर आए। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरी शक्ति योजना है, इसमें कौन सी जो एज ग्रुप की लड़कियां हैं उनकी नीड होती है या उनको इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन ए 10 से 19 साल तक, ऑप्शन बी 11 से 18 साल तक, ऑप्शन सी 12 से 19 साल तक, या ऑप्शन डी 13 से 19 साल तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरी शक्ति जो योजना है यह शुरू की गई थी किसके लिए? तो यह जो गर्ल्स होती है उनके लिए, जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंशन करने के लिए किशोरी शक्ति स्कीम की शुरुआत की गई थी 1991 में। 1991 में किशोरी शक्ति जो स्कीम 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस बाद में उसका नाम किशोरी शक्ति योजना रख दिया था। तो इसमें कौन से एज ग्रुप को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 से 18 साल तक की जो लड़कियां होती है उनको इस जो किशोरी शक्ति योजना है इसमें शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सुप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मींट फॉर, यानी जो वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सुप्लीमेंटेशन का जो प्रोग्राम है उसका मीन्स क्या है इसमें, यानी इसमें किस को इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन ए एडोलसेंट गर्ल एंड लैक्टेटिंग मदर को, ऑप्शन बी एडोलसेंट बॉयज प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर को, ऑप्शन सी प्रेग्नेंट वुमेन को, या ऑप्शन डी एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सुप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, वीक में एक दिन इनको आयरन एंड फॉलिक एसिड सुप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, या जो टैबलेट है वो दी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडोलसेंट जो बॉय एंड गर्ल्स है उनको एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए उनको सुप्लीमेंटेशन दिया जाता है वीकली, एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स टू फैसिलिटेट इट्स डाइलेटेशन ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड, यानी सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है? सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हेगार साइन, ऑप्शन बी गुडल साइन, ऑप्शन सी ब्रैक्सटोन हिक्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुडल साइन कहलाता है। गुडल साइन सॉफ्टनिंग, सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना गुडल साइन, और जो हेगार साइन है वह सॉफ्टनिंग होती है इस्थमस की। इस्थमस की सॉफ्टनिंग होना हेगार साइन कहलाता है। ब्रेस्टोन हिक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होना, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट्स होना, और इनको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है, फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग, यानी जो ईडीडी है, ईडीडी नाम से भी आता है एग्जाम में, ईडीडी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट की जाती है। ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड रूल से, ऑप्शन बी नेगले रूल, ऑप्शन सी रूल ऑफ 9, या ऑप्शन डी ड्रॉन फॉर्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है या ईडीडी है वह कौन से रूल से निकाली जाती है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेगले रूल के द्वारा यह निकाली जाती है। इसमें कैसे निकालते हैं, तो एलएमपी से जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके फर्स्ट दिन से, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस ऐड कर देते हैं 9 महीने, 9 मंथ 7 दिन, 9 महीने 7 दिन या 280 दिन इसमें ऐड कर देते हैं, तो एग्जैक्ट एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल कर आती है, ईडीडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का अर्लीस्ट सिम्टम क्या है? ऑप्शन ए मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन बी एमनोरिया, ऑप्शन सी क्विकनिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है प्रेगनेंसी का? अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है प्रेगनेंसी का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमनोरिया। एमनोरिया होता है अर्लीस्ट सिम्टम प्रेगनेंसी का, तो एमनोरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड एंड कट विद इन, यानी डिलीवरी के बाद बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वह कब क्लैंप या कट कर देना चाहिए, क्लैंप और कट कर देना चाहिए? ऑप्शन ए 1 से 3 सेकंड में, ऑप्शन बी 1 से 3 मिनट में, ऑप्शन सी 5 से 10 मिनट में या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर जो बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप एंड कट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। जो मिशन इंद्रधनुष का जो एम है यह किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए मिड डे मील से, ऑप्शन बी वाटर सैनिटेशन से, ऑप्शन सी कोविड प्रिवेंशन से या ऑप्शन डी इम्यूनाइजेशन से। मिशन इंद्रधनुष, और यह कब आया था? तो 25 दिसंबर 2014 को यह आया था। तो यह किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? तो यह इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। जो बच्चे वंचित रह गए हैं इम्यूनाइजेशन से उनको रिकवर करने के लिए मिशन इंद्रधनुष की स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोजोकोमियल न्यूमोनिया इज न्यूमोनिया दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम, यानी जो नोजोकोमियल न्यूमोनिया होता है वह कहाँ से एक्वायर्ड होता है? ऑप्शन ए कम्युनिटी से, ऑप्शन बी होम से, ऑप्शन सी हॉस्पिटल से या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नोसोकोमियल न्यूमोनिया होता है वह कहाँ से एक्वायर्ड होता है या कहाँ से फैलता है नोसोकोमियल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉस्पिटल के द्वारा ही। नोसोकोमियल जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वह हॉस्पिटल के द्वारा ही फैलते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया भी बोला जाता है इसको, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है वह कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ऑप्शन बी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ऑप्शन सी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या ऑप्शन डी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो अगस्त का पहला वीक होता है वह सेलिब्रेट किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज, यानी ईटियोलॉजिकल एजेंट क्या है? कौन सा जो एजेंट है वह कोज करता है चिकन पॉक्स को? ऑप्शन ए हर्पस जूस्टर, ऑप्शन बी वेरिसेला जूस्टर, ऑप्शन सी पैरामेक्सो वायरस या ऑप्शन डी टोगा वायरस। चिकन पॉक्स को कौन सा एजेंट कोज करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेरिसेला जो जूस्टर जो वायरस होता है उसके द्वारा चिकन पॉक्स फैलता है। चिकन पॉक्स का इटियोलॉजिकल एजेंट या पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो वेरिसेला जूस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन, यानी जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है वह कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 15 नवंबर को, ऑप्शन सी 20 सितंबर को या ऑप्शन डी 20 अगस्त को।
डे से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाते हैं। सीएचओ के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनएचएम के कोई एग्जाम हो, चाहे सीएचओ के कोई एग्जाम हो, उसमें डे से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन नीडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है हेमोरेजिक जो ब्लीडिंग जो डिसऑर्डर होता है, डिजीज होती है, उससे प्रिवेंशन करने के लिए बच्चे को कौन से विटामिन की आवश्यकता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या ऑप्शन डी विटामिन ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है बच्चे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर या हेमोरेजिक डिजीज से प्रिवेंशन करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन के की नीड होती है बच्चे को प्रिवेंशन करने के लिए हेमोरेजिक डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर प्रिवेंटेड बाय, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वह किसके द्वारा प्रिवेंट होती है? ऑप्शन ए आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से, ऑप्शन बी कंडोम से, ऑप्शन सी ओरल पिल से या ऑप्शन डी नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग से। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है एसटीडी, वह किसके द्वारा प्रिवेंट होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वह कंडोम के द्वारा प्रिवेंट की जा सकती है, या इसको प्रिवेंट करने के लिए कंडोम का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेम्पा इंजेक्शन शुड बी गिवन डीप आईएम एवरी मंथ, यानी जो डेम्पा का जो इंजेक्शन है, डेम्पा की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट डेम्पा इंजेक्शन कितने गैप में या कितने महीने में आईएम लगता है? ये इंट्रामस्कुलर प्रत्येक कितने महीने बाद लगाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग में। गैप मेंटेन करने के लिए या प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन करने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है, तो यह कितने टाइम के गैप में लगाना चाहिए? डेम्पा का डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन जो एसीटेट है, कितने टाइम प्रत्येक बार कितने टाइम में लगाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर 3 महीने बाद यह इंजेक्शन लगता है। यह हर 3 महीने बाद यह इंजेक्शन लगता है और डीप इंट्रामस्कुलरली लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पुअर हेल्थ इन इंडियंस, यानी मेजर कॉज कौन सा है पुअर हेल्थ का इंडियंस में? ऑप्शन ए नॉइज पोल्यूशन, ऑप्शन बी सॉइल पोल्यूशन, ऑप्शन सी वाटर पोल्यूशन या ऑप्शन डी एयर पोल्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाटर पोल्यूशन के द्वारा इंडिया में जो हेल्थ पर है सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है वाटर पोल्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स इज नाउन एज,
गम्स जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उनका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जिंजिवाइटिस, ऑप्शन बी पल्पाइट पल्पिटस, ऑप्शन सी स्टोमेटाइटिस या ऑप्शन डी ग्लोसाइटिस। गम्स का इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स कहलाता है जिंजिवाइटिस। तो माउथ में जो इन्फ्लामेशन होता है स्टोमेटाइटिस और ग्लोसाइटिस कहलाता है टंग का इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिस्टेंट इरेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, यानी किसी ऑब्जेक्ट का लगातार इरेशनल बिना किसी कारण के या इरेशनल बिना किसी रैशनल के लगातार फियर बने रहना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑब्सेशन, ऑप्शन बी कंपल्सन, ऑप्शन सी फोबिया या ऑप्शन डी डिलूजन। परसिस्टेंट इरेशनल फियर यानी लगातार किसी ऑब्जेक्ट का फियर बने रहना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फोबिया। इसका राइट आंसर है किसी चीज का इरेशनल जो है वह फियर लगातार बना रहता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है फोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल योगा डे के रूप कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब सेलिब्रेट? ऑप्शन ए 20 जून को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 22 जून को या ऑप्शन डी 23 जून को। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एडोलसेंट इज, यानी एडोलसेंट एज में मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी है? ऑप्शन ए एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डिप्रेशन, ऑप्शन सी फ्रस्ट्रेशन या ऑप्शन डी एक्सेसिव इरिटेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एडोलसेंट एज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एडोलसेंट एज। मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी है? तो एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी एक हेल्थ वर्कर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हेल्थ वर्कर को नंबर ऑफ होम विजिट कितनी बार होम विजिट करना चाहिए अगर किसी न्यूबॉर्न केयर के लिए, अगर किसी बेबी का जन्म किसी इंस्टीट्यूट पर हुआ है या किसी हॉस्पिटल में हुआ है तो कितने विजिट करने चाहिए? होम होम विजिट कितने करने चाहिए घर पर जाकर? न्यूबॉर्न की केयर से रिलेटेड हेल्थ वर्कर को कितने विजिट करने चाहिए एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99% इन दो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या होम डिलीवरी से रिलेटेड, होम विजिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगा। तो इसका राइट आंसर है अगर किसी बेबी का जन्म इंस्टीट्यूट पर हुआ है, कोई हॉस्पिटल में या हेल्थ सेंटर पर हुआ है, तो कम से कम हेल्थ जो न्यूबॉर्न की केयर के लिए कम से कम 6 विजिट तो करने ही चाहिए। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ विजिट इन होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इन केस ऑफ होम डिलीवरी, अगर होम डिलीवरी हुई है, घर पर डिलीवरी है, तो कितने विजिट करने चाहिए?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा। अगर इंस्टीट्यूट पर किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, सॉरी मैं पिछला आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। तो अगर इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुई है किसी बेबी की, तो कम से कम 7 विजिट, हाँ इंस्टीट्यूशन डिलीवरी में 6 विजिट ही किए जाते हैं। और होम, अगर घर पर किसी बेबी की डिलीवरी हुई है तो वहाँ कम से कम 7 विजिट करने चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट पर डिलीवरी हुई है तो हेल्थ वर्कर को 6 विजिट करने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में हुई है वहाँ बच्चे की प्रॉपर केयर हो चुकी है। अगर घर पर किसी बेबी की डिलीवरी है तो एडिशनल 1 विजिट करना चाहिए किसी हेल्थ वर्कर को कम्युनिटी में होम विजिट के दौरान न्यूबॉर्न बेबी केयर से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज आशा इज वर्किंग अंडर विच प्रोग्राम। आशा जो होती है एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यह किसके अंडर काम करती है? ऑप्शन ए एनआरएचएम, नेशनल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर। ऑप्शन बी आरसीएच यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर। ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस के अंडर। या ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड इनिशिएशन या आईएमएनसीआई के अंडर। आशा किसके अंडर वर्क करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आशा जो होती है वह एनआरएचएम के अंडर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की रोल एज ए मेंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट हेल्थ वेलनेस सेंटर इज प्लेड बाय। यानी मुख्य रोल क्या किसका होता है, कौन से मेंबर का होता है प्राइमरी हेल्थ केयर टीम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर? ऑप्शन ए एनएम का, ऑप्शन बी आशा का, ऑप्शन बी सेल्फ हेल्प ग्रुप का, या ऑप्शन डी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का या सीएचओ का। यानी जो मुख्य मेंबर होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे प्राइमरी हेल्थ केयर टीम का, वह कौन होता है, या की रोल या जो मुख्य रोल होता है कौन से मेंबर का होता है? तो इसका राइट आंसर है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सबसे ज़्यादा की रोल मेंबर के रूप में जो वर्क करता है वह होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर गाइडलाइन द अप्रोक्सीमेट टाइम टू बी स्पेंट बाय आशा ऑन कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी इज। यानी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आशा जो होती है वह कम्युनिटी में कितना टाइम स्पेंड करती है, कम्युनिटी में कितने टाइम तक कांटेक्ट में। ऑप्शन ए 10 आवर पर वीक, ऑप्शन बी 40 आवर्स पर वीक, या ऑप्शन सी 20 आवर पर वीक, या ऑप्शन डी 15 आवर्स पर वीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है कि एक आशा जो होती है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगभग कितने टाइम तक कम्युनिटी के कांटेक्ट में रहती है या टाइम स्पेंड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आशा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 40 घंटे।
हफ्ते कम से कम 1 वीक में आशा को स्पेंड करना होता है कम्युनिटी के कांटेक्ट में गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन रिपोर्टेड इन इंडिया वाज फ्रॉम, यानी जो कोविड-19 का जो फर्स्ट केस था इंडिया में कहाँ मिला था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी दिल्ली। कोविड-19 का फर्स्ट केस इंडिया में कहाँ रिपोर्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरला में। यह जो फर्स्ट केस है कोविड-19 का वह रिपोर्ट किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस इज एन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कोरोना कौन से टाइप का वायरस है? ऑप्शन ए डीएनए वायरस, ऑप्शन बी आरएनए वायरस, ऑप्शन सी बोथ डीएनए एंड आरएनए वायरस या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और जो कोरोना का वायरस है वह कौन से टाइप का वायरस होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक आरएनए टाइप का वायरस होता है। कोविड का जो कोरोना का जो वायरस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप का वायरस होता है, तो आरएनए टाइप का वायरस होता है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड।